हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज़ को आगे नए एक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, जो है अपना राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आरजीएस में अच्छा रोल प्ले करता है, तो डिस्कस करते हैं इस एक्ट को, क्या बोलता है, इस एक्ट का थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है, कितने सेक्शंस है, क्लासिफिकेशन क्या है इस एक्ट का। तो हम 2001 का एक्ट है, 2017 का ये इसमें इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट भी है, उसको भी हम डील करेंगे विद जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो सेक्शंस को हम डील करेंगे कि कौन सा अमेंडेड है, कौन सा जो पहले वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल क्लासिफिकेशन में आपको वैसे 2001 का एक्ट है और 1 अप्रैल 2003 यानी 2003 का इसका इन्फोर्स डेट है। तो ये भी याद रखें, पूछ लिया जाता है सीधा प्री में कभी कभार कि इसका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का इन्फोर्स डेट क्या है, प्रवर्तनीय दिनांक क्या है। तो 1 अप्रैल 2003 है। और इस एक्ट में अपने चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो अध्यायों की संख्या यानी 7 अध्याय है और 4 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 4 शेड्यूल और 7 अध्याय यानी 7 चैप्टर्स है और 4 शेड्यूल है, A, B, C एंड D। 4 शेड्यूल है एंड 7 चैप्टर है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 7 जो 7 चैप्टर में कंक्लूड करता है वो 32 चैप्टर्स है कि 32 सेक्शंस है। 7 चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 32 सेक्शंस है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, ध्यान रखें। तो 32 सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट उनको ज़्यादा फोकस करेंगे, जो लेस इम्पोर्टेंट होंगे उनको पढ़ेंगे ज़रूर। देखते हैं। तो ऊपरी ऊपरी आपको व्यू मिल गया होगा कि क्या है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का एक्ट है, 2001 का एक्ट है और इन्फोर्स डेट इसकी 1 अप्रैल 2003 है। 7 चैप्टर है, 32 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है A, B, C, D और 2017 का अमेंडमेंट भी है, वो भी डील करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। वैसे इस एक्ट का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है किसको? टू प्रोवाइड एंड फॉर कंट्रोल द इविक्शन। एक तो बेदखली को, लेटिंग आउट जो लेट पे देते हैं किराए पे, रेंट पे, फॉर सर्टेन प्रीमिसेस इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मैटर इंसिडेंटल दैट, जो भी इनसे कनेक्टेड जो मैटर्स होता है, रेंट से लेकर लेट से लेकर और चाहे इविक्शन से संबंधित कोई भी जो कंट्रोल होगा वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट करेगा। एक सिर्फ रेंट को कभी कंट्रोल नहीं करेगा कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का ये प्रोविजन नहीं कि राजस्थान कंट्रोल एक्ट ये रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट को कंट्रोल करेगा, नहीं। यार रिवीजन ऑफ रेंट को भी देखेगा, इविक्शन को भी देखेगा, लेटिंग को भी देखेगा, हायर्स को भी देखेगा और बाकी सारे इश्यूज जो भी जितने भी होते हैं वो राजस्थान रेंट कंट्रोल डील करेगा। और be it enacted by the Rajasthan legislature state legislature in the 52nd year of the Republic of India as follows। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर इन द 52nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक है उसमें इनेक्ट हुआ था ये। और हम अभी फर्स्ट चैप्टर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं जो प्रिलिमिनरी है अपना। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 5 है, 5 सेक्शन है। कितने सेक्शंस है? 5 और 1 बाय हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशन उसको हम देखेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जो सेकंड सेक्शन है, जो सेक्शन नंबर 2 है परिभाषाएं, उसको आप एज इट इज़ रट लें, मतलब बोट लें। क्योंकि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अच्छी खासी इसमें परिभाषाएं दे रखी है कि परिसर क्या है, किराएदार कौन होता है और अधिकरण क्या होते हैं, भूस्वामी कौन होता है यानी लैंडलॉर्ड कौन होता है। तो ऐसी कुछ परिभाषाएं दे रखी है, मतलब ए से लेकर के जे तक, तो सारी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा प्लीज़, तो हेल्प करेगा प्रीलिम्स और मेंस में भी आपको दोनों। और अपन मेंस के हिसाब से ही इसको प्रोसीड करेंगे कि मेंस में और प्री में कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन फर्स्ट है अपना, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो क्या बोलता है, संक्षिप्त नाम
प्रसार और प्रारंभ में क्या बोलता है, यानी इस अधिनियम का नाम तो राजस्थान किराया अधिकरण अधिनियम 2001 है, यानी दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। सेकंड क्लोज क्या बोलता है, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ म्यूनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट एंड लेटर ऑन सच ऑफ द अदर म्यूनिसिपल एरियाज। क्या बात समझ में आई, यानी इसका जो पहले जो प्रसार था वो ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में था जिनमें जो राज्य में के जिला मुख्यालय थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे, और बाद में ऐसे अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में भी इनका जो प्रसार हो गया, जिन्हें राजस्थान सरकार ने जो नोटिफाई कर दिया, समय समय पर आपको बता दिया कि नोटिफाई कर दिया, टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट में आपको बता दिया स्पेसिफाई फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इनिशियली इसका जो म्यूनसिपल एरियाज जो कंप्राइज करते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, वहाँ पे इसका एक्सटेंड था। फिर ये धीरे धीरे आफ्टर लेटर कुछ समय बाद ये म्यूनसिपल एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो कुछ और ही अदर म्यूनसिपल एरिया थे वहाँ पर भी ये इसका एक्सटेंड हो गया। फिर जो थर्ड अपना सबसेक्शन है क्या बोलता है, इट शैल कम इनटू द फोर्स with the effect from such date as the state government by notification in the official gazette। वही बात है 1 अप्रैल 2003 ये इसकी इन्फोर्स डेट है, इस तारीख से ये फोर्स में आया। ध्यान रखें डेट को, सारे जितने भी आपके सिलेबस में एक्ट्स की इन्फोर्स हो रहे डेट को आपको याद रखें, एक टेबल बना ले उसके फॉर्म्स में आपको याद कर सकते हैं। फिर सेकंड सेक्शन है अपना डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस मिलेगी आपको जो आपको एज इट इज़ ही याद करने का मैं बोलूँगा, ताकि हेल्प रहे आपको मेंस में लिखने के लिए। सीधा पूछ लिया जाए तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लिख पाएंगे। तो जो से पहले डेफिनेशन बता रखी एमिनिटीज़ की, क्या क्या एमिनिटीज़ में यानी सुख सुविधा में क्या क्या आता है, सुख सुविधाएं क्या क्या होती है, यानी जो भी अपने को रेंट पे हम मकान लेंगे या देंगे तो उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ होती है और क्या क्या हो सकता है, उसका संबंधित क्या क्या प्रोविजंस है, तो वो डील करेंगे। तो पहली डेफिनेशन ए में दे रखी है एमिनिटीज़, बी में दे रखी है अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, इसको बोलेंगे अपील किराया अधिकरण। क्या होता है अपील किराया अधिकरण, इसमें जो रेंट ट्रिब्यूनल की अपील होती है वो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल होता है। फिर सी में लैंडलॉर्ड की दे रखी है, डी में लीज की दे रखी है, म्यूनसिपल एरियाज़ की दे रखी है, ई में म्यूनसिपल एरियाज़ की दे रखी है। फिर एफ में प्रीमिसेस की दे रखी है, परिसर की दे रखी है, और एफ ए है जिसमें रेंट अथॉरिटी की दे रखी है। अपीलेंट रेंट अथॉरिटी की तो कहाँ दे रखी है, बी में, और एफ ए में रेंट अथॉरिटी की दे रखी है। फिर जी में रेंट ट्रिब्यूनल की दे रखी है, एच में सीनियर सिटीजन की दे रखी है, कौन होता है सीनियर सिटीजन। फिर आई में टेनेंट की बात कर रहा है, जे में ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो ये सारी जो आपके डेफिनेशंस है आपको लर्न करनी है कि क्या क्या है। तो सीक्वेंस तो याद हो गया होगा, ए में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, लेकिन आपको अंदर से एज इट इज़ को याद करना है। ए में दे रखा है एमिनिटीज़, बी में दे रखा है अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, सी में लैंडलॉर्ड, डी में लीज यानी पट्टा, ई में म्यूनसिपल एरिया मतलब नगर पालिका क्षेत्र, एफ में प्रीमिसेस यानी परिसर, एफ में रेंट अथॉरिटी यानी किराया प्राधिकारी, और जी में किराया अधिकरण रेंट ट्रिब्यूनल, एंड एच में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं, और आई में टेनेंट किराएदार कौन होता है, और जे में ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण कौन होता है। ये सारी डेफिनेशन सेक्शंस 2 में दे रखी है जो आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 3 की। क्या बोलता है ये सेक्शन, आराम से इसको, ये याद करने वाला पोर्शन है। वैसे आप जितना अच्छे से इसको बार बार पढ़ोगे तो अब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लोगे फिर बार बार पढ़ोगे तो यूँ ईजी रहेगा आपके लिए, बहुत ही यूँ, चाहे ट्रिक्स बना के करो चाहे कैसे करो, लेकिन है क्या थोड़ा सा एक बार समझ लो, बाकी कुछ टेढ़ा नहीं है, ईजी है। क्या बोलता है सेक्शन 3, चैप्टर 2 एंड 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमिसेस एंड टेनेंसीज। जो चैप्टर 2 एंड 3 है अपना, वो कुछ प्रीमिसेस, कुछ परिसरों और कुछ किराएदारियों पर लागू नहीं होगा, ये बात कह रहा है ये सेक्शन 3। तो चैप्टर 3 है ना,
वो टेनेंसी के बारे में प्रोविज़न देता है, किराएदारी के संबंधित। और जो चैप्टर सेकंड है वो रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में देता है, यानी किराए के पुनरीक्षण के बारे में। यानी चैप्टर सेकंड तो रिवीजन ऑफ रेंट इनके संदर्भ में प्रोविजंस की बात करता है, और जो चैप्टर थर्ड है वो टेनेंसी के बारे में बात करता है, टेनेंसी के प्रोविजंस की बात करते हैं, यानी किराएदारी के संबंध में। यानी जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है और सेक्शन 10 है, जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, सीमित कालावधि की किराएदारी के बारे में बात करेगा, किराएदार की बेतगली की बात करेगा, यानी इविक्शन ऑफ टेनेंट्स की बात करेगा, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड की बात करेगा कि इसको इमीडिएट पोजीशन कैसे लेगा कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार कैसे है। तो वो सारे ये चैप्टर थर्ड में है। चैप्टर सेकंड में तो रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी, विद्यमान किराएदारों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण कैसे होगा। जो एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी सॉरी प्रीमिसेस, उसके संबंध में उसको रिवाइज करवाना, रेंट उसको पुनरीक्षण करवाना तो कैसे होगा। जो नई टेनेंसीज बनी है उसका रिवीजन कैसे होगा, वो चैप्टर सेकंड के जो सेक्शन 6 और 7 में जो प्रोविजन दे रखे हैं उनसे डील करता है। तो ये सेक्शन जो 3 है वो बोलता है कि चैप्टर सेकंड एंड थर्ड नॉट टू अप्लाई सर्टेन प्रीमिसेस एंड टेनेंसीज, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी पर चैप्टर सेकंड थर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो वही डील करता है कौन कौन सी प्रीमिसेस और टेनेंसीज हैं जो जिस पर ये अप्लाई नहीं होता। देखते हैं। नथिंग कंटेन इन चैप्टर सेकंड एंड थर्ड ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई, जिस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता वो कौन कौन है। ये तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट दे रखी है, देखो 1 2 और 3, ये सारी डिलीटेड है। जो 2017 में इसको डिलीट कर दिया गया था अमेंडमेंट द्वारा, और मेरे हिसाब से इस एक्ट में ये और ये तीनों चीज़ें यही है। दोबारा इसने प्रिंट मतलब ये डोमेन डाल दी है जो अभी रिलेवेंट ही नहीं है, ये डिलीटेड चीज़ें जिसने पॉइंट्स में दे रखी है। फिर यहाँ से 4th स्टार्ट होता है, जो ओरिजिनल बैरेक्ट्स हैं उसमें 4th से स्टार्ट है, फर्स्ट इसने यहाँ पे दे रखा है, तो ये नहीं ऐसा नहीं है। तो 4th पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अप्लाई नहीं होता। तो इसने बताया कि टू एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करती है किससे, और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। क्या बोल दिया इसने कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के या उनके द्वारा किराए पर दिए गए परिसरों को, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण है, कोई स्थानीय प्राधिकरण है, उनके द्वारा या किराए पर दिए गए कोई परिसर है, मतलब कोई प्रीमिसेस बिलोंग करता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा किराए पर दिए गए, लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, वो तो उन पर भी ये चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है और टू लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो 2 पॉइंट्स इसमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सेकंड क्या 5th क्या बोलता है, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करती है टू और लेट आउट बाय द एनी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट। भाई जो भी परिसर है जो बिलोंग करता है और लेट आउट जो किराए पर दिए गए बाय एनीबडी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड, जो कॉरपोरेट कंस्टिट्यूट हुआ है बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट के तहत, क्या बोलते हैं कि केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए किन्हीं परिसरों के लिए यह चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होता। यानी इन प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है एनी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होता। 6 क्या बोलता है, टू एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू ए गवर्नमेंट कंपनी, जो प्रीमिसेस जो परिसर बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जो डिफाइंड है 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1950, जो एज ए सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में जो कंपनीज डिफाइंड है ना, जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट से,
उस कंपनी पर भी ये चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होता है। फिर अपनी आती है 7, टू एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट। जो देवस्थान डिपार्टमेंट है ना, मंदिर पूजा धार्मिक स्थल जो भी, ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के देवस्थान डिपार्टमेंट हो गए, विच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको मैनेज किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए वक्फ, ध्यान रखना और है, एंड नहीं है, और एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए वक्फ रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ एक्ट 1995। तो देवस्थान डिपार्टमेंट की ऑफ स्टेट है जो मैनेज किया जा रहा है, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और एनी प्रॉपर्टी जो वक्फ है ना, रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ एक्ट 1995, तो उस पर भी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होगा। फिर क्लोज 5 क्या बोलता है, सॉरी 8 थे अपने पास, ऐसे ही ध्यान रखें। इसमें वैसे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है वो 11 है, तो उसने 1, 2 एंड 3 तो डिलीट ही कर दिए, और इसने वैसे दे रखा है पुराने वाले हिसाब से, लेकिन हम पुराने वाले हिसाब से नहीं करेंगे, अमेंडमेंट के हिसाब से करेंगे। तो 4th पे था जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, या 5th बोल दिया कि जो लेट आउट या किसके द्वारा है, कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूट, जो कॉर्पोरेट है, निगमित निकाय है, उनके द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या राजस्थान एक्ट के द्वारा जो कंस्टिट्यूट किए गए हैं। 6 में बोल दिया कि जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है कंपनी से, जो एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ द कंपनी एक्ट है। फिर 7th में बता दिया कि टू एनी प्रीमिसेस बिलोंग टू द देवस्थान डिपार्टमेंट से, जो विच आर मैनेज्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ रजिस्टर्ड अंडर वक्फ एक्ट 1995। 8th क्या बोलता है, 8th कहता है कि एनी प्रीमिसेस, टू एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट, 3 चीज़ें बोल दी, रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट, और क्लास ऑफ सच ट्रस्ट, यानी कोई भी क्लास हो उस ट्रस्ट की, ऐसे यानी किन्हीं ऐसे परिसरों को जो किसी ऐसे धार्मिक पुर्त या शैक्षणिक न्यास के या ऐसे न्यासों के वर्ग के हो, ऐसे ही कोई क्लासेस के वर्ग के हो जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। भाई कोई प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है सच कोई रिलीजियस या चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट या क्लास ऑफ ट्रस्ट के, तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में जो बता दिया, तो उस पर भी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होता। फिर अपना 9th पॉइंट आ जाता है, क्या बोलता है, टू एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करती है और वेस्टेड इन यूनिवर्सिटी, वेस्टेड इन ए यूनिवर्सिटी बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी भी ऐसे परिसरों को जो तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के हो या उसमें निहित हो, तो कोई भी प्रेमिसेस बिलोंग करती है और वेस्टेड है इन ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उस पर भी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का नहीं अप्लाई होता। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की, टू एनी प्रीमिसेस लेट टू बैंक्स, जो लेट दे रखी किराए पर बैंक को या और एनी पब्लिक सेक्टर को अंडर टेकिंग्स है, और एनी कॉरपोरेशन स्टेबलाइज्ड बाई और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, और म्यूनिसिपल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग ए पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज ऑफ 1 करोड़ और मोर। क्या बात करिए, किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो बैंकों को, जो लेट टू बैंक या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के द्वारा अधीन स्थापित किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी भी निगम को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपादित शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को किराए पर दिए गए हो, तो उन पर भी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अप्लाई नहीं होता। आई बात समझ में? तो इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दे दिए। एक्सप्रेशन बैंक का मतलब क्या है? तो बैंक का मतलब यह है कि द स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? जो बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अधीन, वो स्टेट बैंक है। ए सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1959 में जो सब्सिडरी बैंक डिफाइन है ना, उसका मतलब ही सब्सिडरी बैंक है। ए कॉरेस्पेंडिंग न्यू बैंक constituted under section 3 of the banking companies acquisition and transfer of undertaking act 1970 कॉरस्पेंडिंग न्यू बैंक्स है वो जो कंस्टिट्यूट हुए हैं सेक्शन 3 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत, तो वो बैंक है। और अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980, जो दो एक्ट है इनके तहत जो कॉरस्पेंडिंग न्यू बैंक है वो बैंक्स भी इसमें आते हैं। फिर 4 बता दिया कि एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ मैं, बैंक का मतलब क्या है। पहले एसबीआई का मतलब बता दिया, सब्सिडरी बैंक का मतलब बता दिया, कॉरस्पेंडिंग न्यू बैंक्स जो अंडर 1970 और 1980 के जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है ना, उसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूट वो है। एनी अदर बैंक बीइंग ए शेड्यूल बैंक एज डिफाइंड इन क्लोज ई ऑफ सब सेक्शंस 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। जो एनी अदर बैंक है जो भी बीइंग ए शेड्यूल्ड बैंक है एज डिफाइंड इन क्लोज, जो डिफाइन है क्लोज ई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। जो 1934 आरबीआई के जो एक्ट में जो सेक्शन 2 के क्लोज ई में डिफाइन है ना, वो एनी अदर बैंक यहाँ पर उनका मतलब यही है। और एनी अदर प्रीमिसेस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या बोलता है? एनी अदर प्रीमिसेस लेट आउट टू ए सिटीजन of a foreign country or to an embassy or high commission legation or other body of foreign। क्या बोला कि जो भी प्रोमिसेस हमने किराए पे दे रखी है, किसको? ए सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री को, यानी कोई विदेशी नागरिक है उसको दे रखी है, और किसी एम्बेसी को दे रखी है, या हाई कमीशन को दे रखी है, या लिगेशन को दे रखी है, यानी अदर बॉडी ऑफ फॉरेन को दे रखी है, तो उस पर भी चैप्टर 2 एंड 3 अप्लाई नहीं होगा। क्या बोला कि इन परिसरों को जिन्होंने विदेशी नागरिक या विदेशी राज्य के राजदूतावास, उच्चायोग, दूतावास या किसी अन्य निकाय को या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किराए पर दिया हो, तो उन पर भी चैप्टर 2 एंड 3 अप्लाई नहीं होगा। तो आपको मोटामोटी ध्यान में रखना है कि किस किस पर अप्लाई नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल अथॉरिटी है जिनकी प्रेमिसेस उनसे बिलोंग करती है उन पर अप्लाई नहीं होगा। फिर जो प्रोमिसेस एनी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान एक्ट है उनके पर नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। फिर जो कंपनीज एज डिफाइंड अंडर 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। फिर जो देवस्थान डिपार्टमेंट से जो प्रॉपर्टी है उन पर अप्लाई नहीं होगा। रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए जो प्रॉपर्टी है बिलोंग करती है उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी के लिए वेस्टेड है उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। बैंक के लिए दे रखी है तो भी अप्लाई नहीं होगा। फिर बता दिया कि जो प्रॉपर्टी फॉरेन सिटीजन को रेंट पर दे रखी है, या एम्बेसी को दे रखी है, हाई कमीशन को दे रखी है, लिगेशन को दे रखी है, एनी अदर बॉडी को दे रखी है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो आज हम सेक्शन 3 तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।